एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन टीजीटी पीजीटी तैयारी में। अपनी पिछली वीडियो में हमने अपना मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमारे टिश्यू के जो 3 पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अपना जो लास्ट इसका पार्ट है टिश्यू का, जो है नर्वस टिश्यू, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके साथ साथ ही हम ये जो पूरा सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमने जो कल पढ़ा है, जैसे मैं हमेशा आपके सामने लेके आती हूँ, उसमें मेरे को हम अपनी बूस्ट कर लेते हैं, एक नज़र में देख लेते हैं, ताकि हमने क्या क्या पढ़ा है, जिससे वो हमारी मेमोरी में फीड हो जाए और हम उसे फिर कभी नहीं भूलें। तो देख लेते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक जो है, इसके काम क्या है? शरीर को गति प्रदान करता है। संख्या इनकी कितनी होती है? 639 से 650 के बीच में होगी। शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होगा? शरीर के वजन का 40% होगा। इनके प्रकार, इन पेशियों के प्रकार क्या होंगे? तो रेखित पेशी, आरेखित पेशी और हृदयक पेशी। इनके बारे में डिटेल वीडियो में मैंने पिछली बार आपको बताया हुआ है। जो बच्चे आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो पीछे वाली वीडियो देख लें, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। पहले देख लेते हैं रेखित पेशी। ये क्या है? रेखित पेशी एक रेखाओं में होंगी, इन पे हमारा पूरा कंट्रोल होगा। हम अपनी इच्छा से इनको मूव कर सकते हैं। इनकी संख्या हमारी बॉडी में कितनी होगी? 400 से ज़्यादा होगी। संकुचन कैसा होगा? इनमें तेज होगा। संकुचन का माध्यम कैसे होगा? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के माध्यम से होगा। ज़्यादा मात्रा में क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियस होंगे। आरबीसी कितनी होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ काम हो रहा है ना, ये मूव कर रही है। तो जो चीज़ें हमारी काम करती हैं, अगर हम काम करते हैं तो हमें ज़्यादा भूख लगती है, तो ये यहाँ क्या हो रहा है? ये काम कर रही है, इसलिए इनको हर चीज़ ज़्यादा ज़्यादा चाहिए होगी। अब काम करेंगे तो इनमें थकावट भी महसूस होगी। थकावट किस लिए महसूस होती है? जब ये काम करती है तो ये थकावट का कारण है लैक्टिक एसिड, जो हमारी मसल्स में जमा हो जाता है, और जब हम रेस्ट करते हैं तो थोड़ी देर बाद ये निकल जाता है और हम पहले जैसा ही अच्छा फील करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आरेखित पेशी। आरेखित पेशी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इनका स्थान, इनकी लोकेशन क्या है? तो हमारी आहार नाल, आइसोफोगस, हमारी श्वास नली, हमारी ट्रैकिया और जो है ब्लड वाहिनियाँ जो है आदि, जो है हमारा इनका स्थान है। संकुचन में इनका कैसा होगा? संकुचन इनका धीरे होगा लेकिन लंबे समय तक रहेगा। ये पेशियाँ कैसी होंगी? ये थकावट महसूस नहीं करेंगी। इन पे कंट्रोल कौन करेगा? तो इन पे कंट्रोल करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? इन पे कंट्रोल करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा कैसी होगी? माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा कम होगी। न्यूक्लियस क्या क्या होंगे? वो कम मात्रा में होंगे। आरबीसी कितनी होंगी? आरबीसी होंगी, आरबीसी कम मात्रा में होंगी। तो ये क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो काम कम हो रहा है, ज़्यादा मेहनत का काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। संकुचन, इसलिए संकुचन भी धीरे हो रहा है, थकावट भी नहीं हो रही है इनको, और माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और आरबीसी सब क्या है? कम कम मात्रा में है। तो ये कौन सी पेशियां हैं? ये हमारी पेशियां हैं आरेखित पेशी। अब देख लेते हैं हृदय पेशी। इनकी बनावट, जो इनका स्ट्रक्चर होगा, इनकी जो कंपोजिशन होगी वो कैसी होगी? रेखीय पेशी की तरह है। ये जो मसल्स आप देखोगे इनमें रेखाएं होंगी, लेकिन ये काम कैसे करेंगी? काम करेंगी अनैच्छिक पेशियों की तरह। हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगर हम चाहें कि हमारा जो हार्ट है ये जो है अब बीट करना बंद कर दे, तो क्या वो कर देगा? वो नहीं करेगा। हम जो खाना खा रहे हैं, हम सोचे कि ठीक है वो खाना हमारा डाइजेस्ट ना हो, तो क्या वो होगा? वो नहीं होगा। तो ये काम अनैच्छिक पेशियों की तरह ही करेंगे। अच्छा, यहाँ काम बहुत ज्यादा होता है। संकुचन कैसा होगा? तीव्र होगा। काम तो 24 घंटे हमारा हार्ट काम कर रहा है ना। एक बार को हमारा जो है आहार नाल भी काम नहीं करेगी। जब खाना डाइजेस्ट हो गया उसके बाद ठीक है वो उतना काम नहीं करेगी, लेकिन ये तो एक ही फ्लो में लगातार काम करते जा रहा है। तो क्या होगा? ज़्यादा काम जो करेगा उसको तो हर चीज़ ज़्यादा ज़्यादा चाहिए होगी। ज़्यादा मात्रा में क्या? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ज़्यादा मात्रा में क्या होंगी? यहाँ आरबीसी होंगी। ज़्यादा मात्रा में क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। एक साधारण भाषा में आपको मैं समझा देती हूँ। रेखित पेशी पे हमारा कंट्रोल है। वहाँ वो जो है हमारी मर्जी से ही वो मूवमेंट करती है, तो वहाँ पे क्या है? काम हो रहा है। तो वहाँ पे आरबीसी ज़्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा।
इन सब की मात्रा ज़्यादा होंगी। अब देख लेते हैं हम आरेखित पेशी। आरेखित पेशी क्या है, काम तो हो रहा है लेकिन वो क्या है, धीरे धीरे हो रहा है और हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो काम धीरे धीरे हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो सारी चीज़ें मैंने बताया पहली वीडियो में कम होंगी। अब एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी, आरेखित पेशी। आरेखित पेशी कहाँ होंगी, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, तो उस पर भी क्या है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप देखोगे कि जहाँ जहाँ आरेखित पेशियाँ हैं वहाँ वहाँ कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आरेखित पेशी पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो है। और आप देखोगे मोस्टली जगह इन्हीं जगहों पे क्या है, ट्रैकिया में एपिथेलियल टिश्यू, आहार नाल में एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे आरेखित पेशी है काम कौन करेगा, वहाँ पे काम कौन करेगा, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। और वहाँ पे अधिकतर जगह पे क्या होगा, अधिकतर जगह पे होगा वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू। तो आपको ये सब चीज़ें समझते हुए चले जाना है, अपनी बॉडी से बिल्कुल कोरिलेट इन सब चीज़ों को कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। यह हमारे शरीर का नियंत्रक केंद्र है। यह हमारे शरीर की संचार प्रणाली के रूप में कार्य करता है। संचार प्रणाली आप देखते हो, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर, अगर मुझे पता है मुझे ये हाथ टेबल पे रखा है और ये मुझे उठाना है, तो दिमाग से मैसेज जाएगा तभी ये मेरा हाथ उठेगा। भले ही इसमें कोई सी भी पेशी हो, रेखित हो, भले इसमें रेखित पेशियां हैं, लेकिन पहले मैसेज जाएगा, संचार जाएगा तो ये काम करेगा। तो नियंत्रण कौन कर रहा है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। कैसे कर रहा है, संचार प्रणाली के माध्यम से काम कर रहा है। अब देख लेते हैं इनकी मूल इकाई। जैसे बताइए, आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जीवन की मूल इकाई क्या है। जीवन की मूल इकाई मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपको सबको मैसेज करना है कि जीवन की मूल इकाई क्या है। अब ऐसे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है न्यूरॉन। अब तंत्रिका ऊतक, नर्वस सिस्टम के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसके अध्ययन को हम कहेंगे न्यूरोलॉजी। क्या नर्वस सिस्टम पुनर्निर्माण में सहायक है, वो पुनर्निर्माण में सक्षम है। तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा, जो हमारे न्यूरॉन है, ये एक बार अगर ये जो है डेड हो गए हैं तो इनमें कोई पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। डेड मतलब डेड, हम इनको दोबारा से जिंदा नहीं कर सकते। इसलिए आपको देखते होंगे आप, दिमाग की जो चोट होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग क्या है। अब तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग क्या है, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, हमारी सुषुम्ना नाड़ी, हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड, और थर्ड है हमारी नाड़ियाँ, हमारी नर्व। तो क्या आ गए, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी नर्व। राइटिंग में थोड़ा सा मतलब जो है आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कहीं भी आपको कोई इशूज़ है कमेंट करिए, मैं आपका डेफिनेटली आपका जो है सवाल का जवाब दूंगी और आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हमने देख लिया कि तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं, दिमाग हमारा, हमारी सुषुम्ना नाड़ी और हमारी नाड़ियाँ। अब देख लेते हैं सबसे पहले दिमाग, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ब्रेन, ब्रेन का अनुमानित वेट कितना होता है, तो ब्रेन का जो वेट होगा, जो हमारा अनुमानित होगा, वो 4 से 20 ग्राम होगा। ब्रेन किसके अंदर सुरक्षित रहता है, तो ब्रेन सुरक्षित रहता है क्रोनियम हड्डी। क्रोनियम हड्डी कितनी होती है, संख्या में 8 होती हैं। तो ब्रेन किसके अंदर सुरक्षित रहता है, हमारा जो है क्रोनियम। क्रोनियम कितनी हड्डियां होती हैं, 8। अब ऐसा नहीं है कि हड्डियां हैं और उसके बाद जो है डायरेक्ट ब्रेन है, उसके बीच में एक परत है जो हमारे ब्रेन को पे चोट लगने से जो है बचाती है। उस परत का नाम है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस एक परत है, एक लेयर है, उसके अंदर पहले हड्डी हो गई, उसके अंदर मेनिनजाइटिस की जो है एक लेयर हो गई, उसके बाद हमारा फिर ब्रेन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है, तो जो हमारा ब्रेन है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 फ्रंटियर भाग, नंबर 2 मिडल भाग और नंबर 3 फर्स्ट भाग, मतलब सबसे लास्ट वाला भाग। फ्रंटियर भाग जो है वो सबसे बड़ा है दिमाग का, 66% वो क्या है, वो स्थान जो है घेरे हुए है।
अब देख लेते हैं, हम फ्रंटियर भाग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रंटियर भाग को कितने भागों में बांटा गया है, तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसको हम जो है 3 भागों में बांटेंगे। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। सबसे ज़्यादा काम इन्हीं तीनों का है। अग्र मस्तिष्क, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रमस्तिष्क भी हम इसको जो है कहेंगे। सबसे ज़्यादा जो है यही है, हमारे ब्रेन के अगर देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया में यही है। अब देख लेते हैं मस्तिष्क में कौन कौन से हिस्से से हम सोचते, अनुभव करते और हमारी गतियों को तय करते हैं। जो हमारी मेमोरी है, जो हम सोचते हैं कि ये सही है क्या गलत है, हम जो ये याद कर रहे हैं हमारे दिमाग में फीड हो गया, कल को हम टीचर को सुना रहे हैं, तो ये सब कहाँ से हो रहा है, ये सब कहाँ हो रहा है, सेरिब्रम, सेरिब्रम से हो रहा है। यह हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है और हमारी सोच विचार, और ये हमारी पूरी मेमोरी का जो है सिस्टम है। तो पूरी मेमोरी, सोच विचार का सिस्टम क्या है हमारा, सेरिब्रम, सेरिब्रम है। अच्छा, इसको हम जितना ज़्यादा खर्च करेंगे ना, ये उतना ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन खर्च कैसे करना है, हम इसको एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो ये ज़्यादा जो है इसका फंक्शन थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अगर हम सोचते हैं, अलग अलग टॉपिक के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो हमारा सेरिब्रम बढ़ता है, जिससे हमारी याददाश्त बढ़ती है। अगले वाला भाग देख लेते हैं, थैलेमस। थैलेमस क्या है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण संवेदी केंद्र है, बहुत सेंसरी जो है हमारा जो है केंद्र है। यह बाहरी चीज़ों का हमें अनुभव करवाता है, जैसे ठंडा, बाहर ठंड हो रही है, बाहर गर्मी है, बाहर से हमें किसी ने चोट मार दी, तो जितनी भी बाहरी क्रियाएं होंगी उसका अनुभव हमें कौन करवाएगा, दिमाग, दिमाग का जो है कौन करवाएगा, थैलेमस करवाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे शरीर में आने वाली संवेदनीय सूचनाओं पर किसका नियंत्रण होता है। तो ये संवेदना ही तो है, कोई चीज़ ठंडी है, कोई गर्म है, बाहर से हमें चोट लग गई, तो इसका अनुभव सब हमें कौन करवाएगा, इसका अनुभव हमें करवाता है थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की आंतरिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है। तो सब के अपने अपने अलग अलग काम बटे हुए हैं, सब उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अगर कोई एक दूसरे को डिस्टरबेंस नहीं करता है, अगर करेगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जानी है। तो आंतरिक जो इंटरनल जो बॉडी में चल रहा है, हमारी हार्ट बीट, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, हमारी जो है लंग्स जो काम कर रहे हैं, इनको कौन नियंत्रित करता है, इनको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। बाहरी क्रियाओं को, बाहर से जो आ रहा है ठंडा गर्म और जो है चोट वोट, उसका हमें एहसास कौन करवा रहा है, उसका एहसास करवा रहा है थैलेमस। और जो अंदर चीज़ें चल रही हैं, हमारा श्वसन चल रहा है, हमारे जो है हार्ट काम कर रहा है, हमारी पाचन क्रिया काम कर रही है, और अंदर अगर कहीं हमें पेन है, अंदर की जितनी भी चीज़ें होंगी तो उनको कौन नियंत्रित करेगा, उनको नियंत्रित करेगा हाइपोथैलेमस। इसी के माध्यम से हमें चीज़ों का पता चलता है। ये तो एक एक्सप्लेनेशन हो गई। आगे देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस के कार्य क्या है। यह रक्तचाप, बीपी, हार्ट बीट, पाचन क्रिया, श्वसन आदि को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब ये क्या करेगा, ये इसके अलावा ये हमारी भूख, प्यास, भावनाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब आपने कुछ नहीं खाया, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा ना पेट में जो है भूख लगेगी, तो वो कौन बता रहा है हमें, हाइपोथैलेमस बता रहा है। अब बहुत देर तक, अब गर्मी का टाइम है, पानी नहीं पियो तो प्यास लगेगी, तो वो कहाँ से, अब हमने किसी ने हमें मार के तो कहा नहीं है कि पानी पी लो। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे अंदर से आ रही हैं। तो अंदर की चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तुरंत दूसरे को सोचना है, बाहर की चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है, थैलेमस। और जो है, जो हमारी सोच विचार, सही गलत, जिसको हम कहेंगे हमारी अंतरात्मा। असल में अंतरात्मा तो एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन अगर हम जो है साइंटिफिक रीजन उसमें जो है मेडिकल की लाइन में देखें, तो जो जिसको हम अंतरात्मा कह रहे हैं ना, हमारी मेमोरी, अच्छा सही गलत, वो क्या है हमारा, वो है हमारा सेरिब्रम। तो अंदर की चीज़ें, बाहर सेरिब्रम हो गया, बाहर की चीज़ें हाइपोथैलेमस हो गया। अंदर की चीज़ें भूख प्यास, गुस्सा, पाचन शक्ति, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सब कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, ब्रेन का शरीर, ब्रेन तथा शरीर के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है। ब्रेन और शरीर के बीच कड़ी का कार्य कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। शरीर में जितनी भी हार्ट बीट चल रही है, ब्रेन को कौन बता रहा है, हाइपोथैलेमस।
बीपी बढ़ रहा है, ब्रेन को कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। तो जितनी भी हमें पेट में भूख लग रही है, ब्रेन को कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। तो कड़ी का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। अब देख लेते हैं हमारी एंडोक्राइन प्रणाली, ये भी तो इंटरनल है, को शरीर के नर्वस सिस्टम से कौन जोड़ता है? तो कौन जोड़ेगा? जितनी भी अंदर की हमारी क्रिया है उसको हमारे दिमाग से कौन जोड़ता है? हाइपोथैलेमस जोड़ेगा। अब देख लेते हैं, अब पहले वाला जो है हमारा जो है अग्र मस्तिष्क, हमारा प्रमस्तिष्क जिसको हम कहेंगे, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आया मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क में जो है कितने भाग होते हैं? मिडल ब्रेन में कितने भाग होंगे? एक होगा कार्पोरा और दूसरा होगा सेरिब्रल। पहले वाला क्या था? सेरिब्रम। और ये वाला क्या है? ये वाला है सेरिब्रल। ये बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकल एजुकेशन में अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा इसका पार्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कारपोरा, कारपोरा क्या काम करेगा? देखने तथा सुनने का जो है काम करेगा। देखने और सुनने का काम कौन करेगा? कारपोरा करेगा। अगर हम देखें सेरिब्रल, सेरिब्रल का क्या कार्य होगा? तो ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी मेरू रज्जु है, इसको नियंत्रित करेगा। मध्य मस्तिष्क के अंदर, मिडल ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे? कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा क्या काम करेगा? हमारा देखने तथा सुनने के कार्य को करेगा। और सेरिब्रल क्या काम करेगा? हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको नियंत्रित करेगा। अब कौन सा बचा? हमारा पश्च मस्तिष्क, हमारा पीछे वाला मस्तिष्क, जो हमारी गर्दन के पास में, जो हमारे पीछे की, हमारे सर के पीछे की तरफ जो है लोकेटेड है। अब देख लेते हैं पश्च मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं। तो फर्स्ट वन इज सेरिबेलम एंड सेकंड वन मेडुला ऑब्लांगाटा। फर्स्ट वाला क्या है? सेरिब्रम। दूसरे वाला मध्य मस्तिष्क में जो क्या है वो है सेरिब्रल, ला है। और जो पश्चिम मस्तिष्क में है, जो लास्ट वाले मस्तिष्क में है, वो क्या है? सेरिबेलम। तो मानव के शरीर में सेरिबेलम का क्या कार्य है? तो सेरिबेलम क्या काम करेगा? संतुलन बनाने का कार्य करता है। यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। पहले वाला बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरिब्रम और दूसरा सेरिबेलम। बीच में एक और आया सेरिब्रल। सेरिब्रल का क्या काम होगा? स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करना। तो सेरिब्रल क्या काम करेगा? संतुलन बनाने का काम करेगा। जितने भी ये जो रस्सी पे चलने वाले होते हैं, जिम्नास्ट वाले होते हैं, इनका सेरिब्रल जो है बहुत ज़्यादा विकसित और मजबूत स्थिति में रहता है, क्योंकि देखते हो ना इनका बैलेंस कितना बढ़िया रहता है। और अगर हम जो है ड्रिंक करते हैं, हम शराब पीते हैं, तो ये क्या करता है? ये सेरिब्रल को जो है इफेक्ट करता है, उसका फंक्शन, उसका काम ठीक से नहीं होता। तो फिर आप देखोगे वो कभी इधर लुढ़केंगे, कभी उधर लुढ़केंगे। तो जो है शराब जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक है सेरिबेलम के लिए। ये क्या है? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, शरीर का, ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। अब देख लेते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा के कार्य क्या है? यह श्वसन तथा पाचन को नियंत्रित करता है। अब मेडुला ऑब्लांगाटा कहाँ होता है? जहाँ हमारा पीछे से सर जो है, हमारी खोपड़ी बिल्कुल खत्म हो रही है और हमारी स्पाइनल कार्ड जहाँ शुरू हो रही है, हमारी गर्दन के बिल्कुल आखिर में वहाँ लटका होगा छोटा सा, उसको हम क्या कहेंगे? मेडुला ऑब्लांगाटा। ये सिर्फ दो ही काम करेगा, हमारे श्वसन, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, उसको नियंत्रित करेगा, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। स्पाइनल कार्ड को दिमाग से कौन जोड़ता है? तो कौन जोड़ेगा? मेडुला ऑब्लांगाटा। स्पाइनल कार्ड कहाँ है? हमारी रीढ़ की हड्डी में है। दिमाग और बीच के, उसके बीच में क्या है? दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में मैंने बताया आपके गर्दन के बिल्कुल आखिर में क्या है? मेडुला ऑब्लांगाटा। क्या काम करेगा? श्वसन को नियंत्रित करेगा और पाचन क्रिया को हमारी नियंत्रित करेगा। दिमाग तथा स्पाइनल कॉर्ड के मध्य सूचनाओं को कौन जारी करता है? तो कहाँ से जाएंगी? दिमाग तक सूचना कहाँ से जाती है? स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वहाँ जो है दिमाग में जाएंगी, लेकिन उसके बीच में क्या है? और मेडुला ऑब्लांगाटा है, उसी से तो होके जाएंगी। तो दिमाग तथा स्पाइनल कॉर्ड के मध्य सूचनाओं को कौन जारी करता है? तो कौन जारी करेगा? मेडुला ऑब्लांगाटा। नेक्स्ट, मेडुला ऑब्लांगाटा को जख्मी होने पर क्या होता है? अगर ये जख्मी हो जाता है किसी तरीके से, ये जो है चोट लग जाती है, तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, क्योंकि ये क्या करता है? हमारी श्वसन क्रिया को क्या कर रहा है? ये नियंत्रित कर रहा है। अब इम्पल्स ही नहीं जा रहा, तो कैसे काम करेगा श्वसन तंत्र? तो व्यक्ति को सांस नहीं आएगी, उससे क्या होगी? उसकी मौत हो जाएगी।
आगे देख लेते हैं अब मेरु रज्जु, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो है सुरक्षित है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है दूसरा मस्तिष्क, सेकंड ब्रेन भी इसको कहा जाता है। अब देख लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया को क्या करेगा? ये नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं को? स्पाइनल कॉर्ड। जैसे आपका जो है कहीं हाथ आपने गर्म पे किसी चीज़ पे हाथ लगा दिया तो आप एकदम से हाथ हटाओगे, तो क्या है ये जो सूचना है वो स्पाइनल कॉर्ड से होके ही वापस आ गई। ये काम क्या हुआ? बहुत जल्दी। तो ये क्या हुआ? प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये किसने करी? हमारी स्पाइनल कॉर्ड ने करी। अब देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर सुरक्षित रहता है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी मेरुदंड में ये क्या हो रहता है? सुरक्षित रहता है। ब्रेन तथा शरीर के मध्य प्रमुख कड़ी है। तो हमारा जो ब्रेन है और जो हमारा शरीर है उसके बीच में प्रमुख कड़ी क्या है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। आप खुद ध्यान दीजिए, ब्रेन ऊपर है और जो है स्पाइनल कॉर्ड नीचे है। इसमें से ही तमाम तरह की तंत्रिका निकलती हैं जो हमारे पूरे शरीर में जो है फैली रहती हैं। तो इनके मध्य कौन है कड़ी? इसके मध्य कड़ी है स्पाइनल कॉर्ड। अब देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड में कितनी नर्व निकलती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में कितनी नर्व निकलेंगी? 31 जोड़ी। टोटल अगर हम देखेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 62, जो हमारे पूरे शरीर में क्या होंगी? फैली रहेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका हमारी जो है न्यूरॉन है। न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन कहाँ पाए जाएंगे सबसे ज़्यादा? हमारी स्पाइनल कॉर्ड और जो हमारा दिमाग है वो किसका बना होगा? वो हमारे न्यूरॉन का ही बना होगा। हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन में जो है वृद्धि नहीं होती, ये इनका पूर्ण निर्माण नहीं होता। तो ये कैसे बढ़ते हैं? दिमाग कैसे बढ़ता है? तो क्या होता है, छोटा बच्चा है, अब उसका दिमाग तो बढ़ेगा, उतना तो 420 ग्राम तो नहीं होगा उसका पैदा होते ही, उसका जो है ब्रेन का जो वेट होगा। अब ये क्या होता है? ये लंबाई, इसकी लंबाई बढ़ती है। सेल तो क्या होती है? ग्रोथ करती चली जाती है। लेकिन न्यूरॉन में क्या होगा? छोटा होगा और हमारी उम्र के साथ साथ इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अब इस न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं? एक न्यूरॉन को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो एक न्यूरॉन को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सेल बॉडी, दूसरा है डेंड्राइट और तीसरा है हमारा एक्सॉन। अब सेल बॉडी देख लेते हैं। यह हमारे शरीर से संवेदना के प्रसारण में क्या करती है? अहम भूमिका निभाती है। दूसरा है डेंड्राइट्स, ये न्यूरॉन प्राप्त करता है। डेंड्राइट्स आवेग को साइटन में क्या करता है? लेकर आता है। अब एक्सॉन क्या करेगा? जब डेंड्राइट से इसको जो है इम्पल्स आवेग प्राप्त हो जाएगा, ये जो है एक्सॉन इसको आगे बढ़ाएगा। यह आवेग को साइटन से क्या करेगा? आगे की ओर बढ़ाता है। अब देख लेते हैं तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन के कितने प्रकार होते हैं। न्यूरॉन के हमने 3 पार्ट बता दिए थे। अब इनके टाइप कितने होंगे? कितने टाइप के ये होंगे? पहला होगा संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मोटर न्यूरॉन और थर्ड होगा इंटरमीडिएट न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन क्या होंगे? ये हमारे CNS को संदेश देते हैं। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है उसको क्या करते हैं? ये संदेश देते हैं। ये हमारी त्वचा, नेत्र, शरीर के दूसरे हिस्सों में पाए जाते हैं। जहाँ पे भी आपको लगता है ना ये बहुत सेंसिटिव है, हमारी स्किन कैसी है? सेंसिटिव है ना। आँख, हमारे नाक, कान कैसे हैं? सेंसिटिव है ना। तो ये जो है वहाँ पाए जाएंगे जहाँ हमारी जो है सेंसिटिव हमारी बॉडी के पार्ट जो है होंगे। संदेश किसको देंगे? CNS को देंगे। मोटर न्यूरॉन, इसमें संदेश स्पाइनल कार्ड से जो है कहाँ पहुँचता है? पेशियों में पहुँचता है। इसके परिमाण स्वरूप क्या होते हैं? पेशी हमारी जो है क्या करती हैं? क्रिया करती हैं, वो फैलती और सिकुड़ती हैं। और इंटरमीडिएट न्यूरॉन, इसका कोई बहुत ज़्यादा जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरह से जो क्या है हमारी CNS के अंदर ही रहता है। तो अब हम इस पूरी तंत्रिका तंत्र के भाग देख लेते हैं। तो जो है क्या है इसमें हम क्या देखेंगे? पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हमारा क्या आता है? हमारा दिमाग,
हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में हम जो है पूरा पढ़ चुके हैं। दूसरा है हमारा पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। मैंने आपको बताया था पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र जो हमारी हमारी मेरुरज्जु है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलेंगी? 31 जोड़ी। ऐसे ही हमारी ब्रेन से कितनी निकलती है? 12 जोड़ी, जो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाती है। इन सब से मिलके क्या बना होगा? पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है ना, आपने हाईवे देखे होंगे पेरिफेरल, शरीर के बाहर बाहर, तो ये ऐसे ही मस्तिष्क और हमारी मेरुरज्जु के बाहर बाहर होंगी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब जो है कुछ हमारी जो है कुछ नर्व, पेरिफेरल के कुछ नर्व और हमारे दिमाग के कुछ नर्व, वो कहाँ जाके जुड़ जाएंगी? हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में, हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में जाके जुड़ जाएंगी। अब देख लेते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो मैंने आपको बताया हमारा ब्रेन आएगा और हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या है इसके अंदर आएगी। अब दूसरा देख लेते हैं पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र क्या है। ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिका, 12 जोड़ी नर्व तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिका, 31 जोड़ी नर्व को मिलाकर क्या बनता है? पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। इसको हाईवे से तुरंत कोरिलेट करके समझ लेना है कि ये क्या है? ये बाहर बाहर है। किसके बाहर बाहर घूम रहा है? दिमाग के और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बाहर बाहर घूम रहा है। जो कोई जो है गया होगा उधर जो है अलवर वाले रास्ते पे, राजस्थान जो है, जो गया है यूपी से गाजियाबाद से, उसका नाम क्या है? पेरिफेरल है ना, तो ये वही वाला पेरिफेरल है। अब देख लेते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको क्या कहेंगे हम? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ब्रेन तथा पेरिफेरल से निकलने वाली कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर क्या बना होगा? ये जो है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बना होगा। अब देख लेते हैं, अब है स्वचालित तंत्रिका तंत्र, हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होंगे? इसके भी 2 पार्ट है। एक है अनुकंपी सिंपैथिक और दूसरा है पैरा अनुकंपी पैरासिम्पैथिक। अब अनुकंपी क्या है? यह हमें विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार करता है। अब जैसे आप देखते हो कुछ, मतलब आप जा रहे हो, अचानक से कुछ आपके सामने गिर गया, तो एक तरह से आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको तो आंख बड़ी बड़ी इस तरह से हो जाएगी। तो ये तो किसने काम करा उस टाइम? कौन सी क्रिया शरीर में काम कर रही है? जो हमारे शरीर की में जो है बनावट में जो फर्क आ गया है, तो कौन सी क्रिया काम कर रही है? सिंपैथिक, अनुकंपिक क्रिया काम कर रही है। आपको पता है आप झट से पीछे हट गए, नहीं पता तो वो आपके सर पे ही गिरना है। अगर आपको पता है आप झट से पीछे हट गए, लेकिन नॉर्मल तो स्थिति में नहीं होना, कुछ तो बदलाव शरीर में आएंगे। तो ये बदलाव कौन काम कर रहा है? बदलाव कौन कर रहा है? तो क्या कर रहा है? ये अनुकंपी क्रिया है। अब है देख लेते हैं पैरा अनुकंपी पैरा सिंपैथिक क्रिया। यह एक आश्रयदाता प्रणाली है। यह पाचन ग्रंथियों में स्राव, मूत्र विसर्जन और ऊर्जा भंडार के कार्यों में महत्वपूर्ण है। जब हम शांत अवस्था में होते हैं तो यह अधिक सक्रिय हो जाता है। तो ये आश्रयदाता है। जो स्थिति हमारे सामने पत्थर, ईंट या कोई दीवार गिरने के बाद आई, उसके बाद थोड़ी देर बाद हम ऐसा तो नहीं ऐसे ही रहते हैं, थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं ना, तो उस टाइम हमें नॉर्मल स्थिति में कौन लाता है? नॉर्मल स्थिति में हमें कौन लाएगा? पैरा अनुकंपिक जो है पैरासिम्पैथिक क्रिया हमें क्या लाएगी? हमें नॉर्मल स्थिति में लाएगी। अब आज तो ये यहाँ पे जो है सेंट्रल जो है नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगली सीरीज में हम चलते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगली सीरीज जो है हम चलते हैं कल भी आज भी वाले क्वेश्चन, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए और कल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है? PT उषा जी जो है इसकी अध्यक्ष बनी है। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये क्या है, कब बना। PT उषा जी के बारे में बताऊंगी। ये इतनी महान हस्ती है कि इनको जो है एक पेज में समेटना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं IOA की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में। अब PT उषा कौन से गेम से संबंधित है? तो ये
खेल जो है एथलेटिक्स से संबंधित है। इनका जन्म कई बार पूछ लेता है, जन्म कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। जिला कौन सा था, कोड़िकोड इनका जो है क्या था, जिला था। गांव का नाम क्या था, प्योली, प्योली इनके गांव का नाम था। अब इनके उपनाम, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, तो फर्स्ट वन इनके गांव के नाम के लिए इन्हें प्योली एक्सप्रेस कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है, क्वीन ऑफ इंडिया ट्रैक के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब उपलब्धियां भी इनकी जो है एक दो लाइन में समेटना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी दो बहुत ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट उपलब्धियां हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने 1894 के ओलंपिक जो लॉस एंजलिस में हुए थे, इनमें 400 मीटर बाधा दौड़ में क्या करा, चौथा स्थान प्राप्त करा। चौथा स्थान प्राप्त करा, ये बिल्कुल जो है थर्ड स्थान जो है प्राप्त करने से जो है सेकंड के 100वें हिस्से से चूक गई। इस जो है रेस का जो निर्णय था वो फोटो फिनिशिंग के आधार पर किया गया था। ये एथलेटिक्स के फाइनल में पहुंचने वाली कौन थी, पहली भारतीय महिला बनी 1894 के लॉस एंजलिस के ओलंपिक में। अब देख लेते हैं 1896 में सियोल में एशियाई खेल में इन्होंने क्या उपलब्धि प्राप्त की, इन्हें 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं, इनको जो है अर्जुन अवार्ड भी मिला है। पद्मश्री अवार्ड कब मिला है, इन्हें 1985 में क्या हुआ, पद्मश्री अवार्ड मिला है। और 1986 में क्या हुआ, इन्हें एडिडास, सियोल ओलंपिक के बाद में एडिडास गोल्डन शू का जो है अवार्ड मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ईरानी ट्रॉफी 2023। तो ईरानी ट्रॉफी 2023 जो संपन्न हो गई है, इसमें विनर कौन है, विनर है रेस्ट ऑफ इंडिया। और इसमें रनर अप कौन है, रनर अप है इसमें मध्य प्रदेश। अब ये किस किस के बीच में खेली जाती है, तो ये रणजी ट्रॉफी के विजेता तथा शेष भारत के बीच में खेली जाती है। इसकी शुरुआत कब देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई है 1959 और 60 में। किसके नाम पर, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष थे जेड और ईरानी। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है किसके नाम से हुई, तो जेड और ईरानी के नाम से इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो इनका आयोजन इस बार कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। संस्करण कौन से नंबर के खेल हुए हैं, तो ये हुए हैं 5वें नंबर के। पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है। कुल गोल्ड मेडल कितने हैं, 161 है, जिसमें 56 गोल्ड है, 55 सिल्वर है और 50 क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है। अब दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया, दूसरा स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया है। कुल कितने मेडल है, कुल मेडल 128 है, गोल्ड कितने हैं, 41 है। इसकी शुरुआत कब हुई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई, 2018 में। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, इंडिया स्कूल गेम के नाम से जाना जाता था। 2019 में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इसका नाम रखा गया। इन खेलों में बच्चे भाग लेते हैं, कौन सी एज कैटेगरी के बच्चे भाग लेते हैं। मैं 2019 में केवीएस का इंटरव्यू दे रही थी, जो है उसमें मेरे से पूछा गया, लेकिन उस टाइम मुझे याद नहीं था। उसके बाद मैंने 1-2 एग्जाम में भी देखा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें लेते हैं अंडर 17 एज कैटेगरी में स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, और अंडर 21 एज कैटेगरी में कौन भाग लेता है, स्कूल के छात्र भाग लेते हैं। अब एक और मैं नई चीज़ आपके सामने ऐड करके आई हूँ, वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन ऐसी चीज़ है कि एक क्वेश्चन इसमें से आना ही है, और हमें वही एक क्वेश्चन जो है सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो सब करके आ जाते हैं। एग्जाम से पहले आप इनको तैयारी करने की कोशिश करो तो नहीं होती, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो फिर सोचते चलो छोड़ो, 1 नंबर ही तो जा रहा है। लेकिन अगर हम आज से तो ये और 1 नंबर ही ये हमें सिलेक्शन दिला रहा है। लेकिन अगर हम एक डेफिनेशन को 2 दिन में मैं लेके आऊँगी, 2 दिन में अगर एक डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम के टाइम तक ये हमारी सब तैयार हो जाएंगी, और बल्क में हमारे सामने कुछ भी इकट्ठा नहीं होगा जिससे हमें जो है किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। मैं इसी उम्मीद के साथ आपके साथ जुड़ी हूँ कि मतलब इस तरह से मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ एग्जाम तक, कि जिससे आपको बिल्कुल भी किसी तरह की कोई दिक्कत एग्जाम क्लियर करने में नहीं आए। तो पहली परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है, देख लेते हैं, जेबी नेस। वह शिक्षा
के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है। फिजिकल एजुकेशन शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जिसमें बृहद पेशियां, प्रक्रियाओं और उससे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंग्लिश वाले बच्चों को जब बड़ी परेशानी होती है। जेबिनेस, फिजिकल एजुकेशन इज दैट field of education which deal with a big muscle activities and their related response। तो इसको आपको परिभाषा को आज ही याद, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, इसको आप जो है याद कर लीजिए। अब ये जो है हो गई है आज की सीरीज में इतना ही। और मैं जो है थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, जो तंत्रिका तंत्र हमारा है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आज जो है इसको आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि कहीं ना कहीं आप जब इसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको ये याद रहेगा। अब एक कहानी देख लेते हैं। आप कहीं जा रहे हो, कहीं पे आप गए, वहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि वहाँ जो है लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई देखी आपने, तो वहाँ पे आप खड़े हुए हो। अब उसके बाद क्या हुआ, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपको आवाज़ें आ रही हैं, और तो क्या हुआ, आपको वहाँ पे जो है घबराहट हो रही है। अब उस लड़ाई में बहुत ज़्यादा भयानक लड़ाई हो रही, एक डंडा आपको भी पड़ गया। अब आप वहाँ क्या हुआ, बैठ गए और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चले आए। अब जब आप वहाँ दोबारा गए उस जगह पे, तो आपको वही दिमाग में बात आई कि यहाँ लड़ाई हो रही थी, और अगर उस जगह पे फिर से लड़ाई होगी तो आपको डंडा पड़ा है पहली बार में, आप वहाँ 1 मिनट नहीं रुकोगे, आप वहाँ से तुरंत भाग लोगे। तो इसमें क्या करा, हमारे दिमाग ने क्या काम करा, उसको मैं एक कहानी के रूप में आपको समझाऊंगी। आप वहाँ पे गए, कैसे गए, हमारी जो है कौन सी पेशियां हमें लेके गई, तो हमारा जो मस्कुलर टिश्यू की जो रेखित पेशियां हैं और जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, वो दोनों मिलके हमें वहाँ पे जो है लेके गए। किसने चलाया, हमारे माइंड ने वहाँ पे चलाया। देखा क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, सुन रही है, लड़ाई की आवाज़ें हमारे कानों तक जा रही हैं। तो कौन कौन काम कर रहा है, हमारा कार्पोरा। मैंने आपको बताया है मध्य मस्तिष्क का पहला भाग है कार्पोरा, वो वहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब क्या हुआ, कार्पोरा का काम खत्म हो गया, उसने हमें दिखा दिया कि लड़ाई हो रही है, सुना दिया कि जो लोग जोर जोर से बोल रहे हैं। अब एक समझ जो हमारी दिमाग में जो विकसित हुई कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, जो हमारी मेमोरी बन रही है, तो ये कहाँ बन रही है, तो कौन काम कर रहा है, दिमाग का हिस्सा सेरिब्रम काम कर रहा है। तो कौन सा हिस्सा काम करेगा, सेरिब्रम। इतने में हम सोच ही रहे हैं, एक डंडा हमें भी पड़ गया। तो हमें डंडे का एहसास किसने कराया कि आपको जो है डंडा पड़ गया है। बाहरी डंडा कहाँ से आया, बाहर से आया। तो किसने काम करा, थैलेमस ने। मैंने आपको बताया है बाहरी चीजें, ठंडा गर्म मार पीट जो हमें बाहर से आती हैं, तो उसमें काम कौन करता है, थैलेमस काम कर रहा है। तो डंडा लगते ही हमें पता चल गया कि जो है हमें डंडा पड़ा है, तो हमें ये चीज किसने बताई, जो है दिमाग में जो थैलेमस है उसने बताई। अब जो हमें एक डंडा पड़ा, अब पड़ते ही क्या हुआ, हमें गुस्सा आया और जो है हमारा बीपी बढ़ गया। तो अब कौन काम कर रहा है, बीपी बढ़ना, गुस्सा आना, और जो है ये मैंने बताया ये अंदर से जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये कौन काम कर रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस काम कर रहा है। तो समझ में आ गया, वहाँ गए, आंखों से देखा, जो है कार्पोरा ने सुना, उसके बाद जो हमारी समझ विकसित हुई है गलत है वो उसको मारा, जो मेमोरी बन रही है, कौन कौन काम कर रहा है, सेरिबेलम। अब डंडा पड़ गया, बाहर से पड़ गया, तो कैसे पता चला, किसने बताया, थैलेमस ने। अब उसको पढ़ने के बाद जो हमारे शरीर में चेंज हुए, हमारा बीपी बढ़ गया, हमें बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है जो है हाइपोथैलेमस। अब जो है गुस्सा आया, उसके बाद हमें थोड़ा सा चक्कर सा आ गया, हम डिसबैलेंस से हो गए, तो हम क्या करेंगे, फिर हम एक जगह पे बैठ जाएंगे कहीं अलग। तो वो जो डिसबैलेंस हो रहा है वो कौन बता रहा है, हमारी बॉडी को कौन काम कर रहा है, दिमाग का कौन सा हिस्सा। तो मैंने आपको पढ़ा है सेरिबेलम, जो दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, सेरिबेलम उसमें काम कर रहा है। अब हम बैठ गए एक जगह, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, आंखें बड़ी बड़ी सी हो गई, तो ये बदलाव कौन कर रहा है, तो ये बदलाव कर रहा है हमारा सिंपैथिक सिस्टम, हमारा जो है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। सिंपैथिक मैंने बताया था कि परिस्थिति जब ऐसी आ जाए और हमारे शरीर में बदलाव, जैसे रोंगटे खड़े होना, आंखें बड़ी बड़ी सी होना, तो जब हम बैठ गए देख रहे हैं सारी चीज़ें, तो कौन काम कर रहा है, हमारा सिंपैथिक जो है काम कर रहा है। अब
अब हम थोड़ा सा जब नॉर्मल स्थिति में आ गए, एक दो तीन सेकंड बाद हम क्या हुए, हम थोड़ी थोड़ी सी नॉर्मल स्थिति में आ गए। तो हमें नॉर्मल स्थिति में कौन लेके आया है, नॉर्मल स्थिति में लेके आया है हमें पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, वो हमें नॉर्मल स्थिति में लेके आया है। अब हम वहाँ से जैसे ही मौका मिलेगा, क्योंकि हमारी मेमोरी में तो फीड हो गया, ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो गलत हो रहा है हम उसे देख रहे हैं, हम वहाँ से भाग लेंगे। अब अगली बार जब हम वहाँ से जाएंगे तो हमें वो चीज़ें याद रहेंगी। वो चीज़ें हमें कौन याद दिला रहा है, वो चीज़ें हमें याद दिला रहा है हमारा सेरिब्रम। फिर क्या करेंगे हम, कोई ऐसी एक्टिविटी अगर कहीं आगे देखेंगे ना, तो हमें तो पड़ी है भाई पहली बार तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ तुरंत से जो है भाग लेंगे, 1 मिनट वहाँ नहीं रुकेंगे। तो ये जो हम भागेंगे, ये कैसी प्रक्रिया है, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन है। इसमें कौन काम कर रहा है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा सा जटिल टॉपिक है, लेकिन मैं समझती हूँ, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इसको आसान भाषा में आपको समझा पाऊँ, जिससे आप जो है आसानी से सारी चीज़ें समझ जाएं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे अंदर की हैं और हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हो ना, कई बार एक दो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो किसी को नहीं आ रहे होते, उसमें कोई ट्रिक नहीं काम करती। आप कितने भी प्रैक्टिस सेट लगा लो, वो भी बिल्कुल काम नहीं करेंगे। उसमें क्या काम करेगी, हमारी समझ, हमने टॉपिक को कितना समझा है, कितना हमने क्या करा है। तो मैं इसीलिए इजी से इजी भाषा में, आसान से आसान भाषा में आपके सामने लेके आती हूँ क्वेश्चन, तो कि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ ही लेकर आती हूँ एक उम्मीद। उम्मीद छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत अच्छा शब्द है। ये कई बार हमें जो है बहुत बुरी बुरी सिचुएशनों से निकाल देता है। उम्मीद कि आपको मेरा सेशन पसंद आएगा, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करोगे। लेकिन मैं देखती हूँ लोग व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जो है बहुत कम है। तो फिर से एक उम्मीद कि थोड़ा सा और सही करने की कोशिश करूं, शायद सब्सक्राइबर बढ़ जाए। तो उम्मीद मैं भी नहीं छोड़ रही हूँ, उम्मीद आप भी मत छोड़िएगा। कुछ बुरा नहीं होगा, हो सकता है कुछ अच्छा ही हो जाए, हो सकता नहीं है, 99% उम्मीद है। अगर आप उम्मीद रखते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं अच्छी होंगी। मुझे लगता है कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम जो है ख़त्म हो गया है। अगले टॉपिक में एक और सिस्टम के साथ मैं सबसे पहले से बॉडी के जो तंत्र है वही ख़त्म करूँगी, क्योंकि एनाटॉमी का जितना पार्ट है, क्योंकि ये ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है। तो पहले हम इसको ख़त्म करेंगे और धीरे धीरे बाकी सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। आई होप, उम्मीद करती हूँ, उम्मीद की जो है बनी रहनी चाहिए। आपको मेरा सेशन समझ आया होगा। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।